बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हमने अर्थमेटिक मीन डिस्कस कर लिया था। आज हम कुछ और इसकी एग्जांपल्स करेंगे और आज दीगर चीज़ों को भी कवर कर रहे होंगे। तो ये स्टडी टेक्स्ट में आपके पास एग्जांपल है, फाइंड द मीन मीडियन मोड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसमें मीडियन और मोड तब तक हमने नहीं सीखा, लेकिन हम इसका अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जो क्वेश्चन है ये ग्रुप फॉर्म में है या अनग्रुप फॉर्म में, बताइए। 22, 18, 19, 24, 19, 21, 20। चलें आसान लफ्ज आपके लिए एक चीज आसान कर देते हैं। अनग्रुप और ग्रुप आपको पहचानने में अगर दुश्वारी हो रही हो तो सिंपल देखें फ्रीक्वेंसी है या नहीं। फ्रीक्वेंसी अगर नहीं है तो मतलब डेटा क्या है, अनग्रुप्ड है। याद रहेगा। फ्रीक्वेंसी अगर नहीं है तो डेटा क्या है बेटा, अनग्रुप्ड है। याद रहेगा। तो क्या आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है बेटा? नहीं दिख रही ना बेटा। तो ये अनग्रुप डेटा क्या करें, अनग्रुप डेटा का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालें? तमाम ऑब्जर्वेशन का सम करें और डिवाइड कर दें किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो मैं यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेटर पर तमाम ऑब्जर्वेशन का सम टाइप करता हूँ, वेरीफाई हो जाएगा। 22 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 24 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 20। आंसर क्या आ गया बेटा, सम कितना आया, सम ऑफ एक्स कितना आया, सम ऑफ वेरिएबल एक्स कितना आया, 143। आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप भी मेरे साथ साथ कैलकुलेट करेंगे, लेकिन स्क्रीन विजिबिलिटी आपके लिए आसानी कर देगी कि मैं खुद क्या कैलकुलेट कर रहा हूं। तो क्या आप सबकी कैलकुलेटर स्क्रीन पे भी 143 अपीयर हो रहा है? अब इसको डिवाइड कर दे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, कि कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 7। तो डिवाइड बाय 7 कर दिया आंसर। आंसर क्या आ गया बेटा, 20.42। राउंड करेंगे तो आंसर 20.43 कहलाएगा। कोशिश करें पॉइंट के बाद 2 डिजिट लें। 20.43। आई के अपने पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट लिया है तो सिंगल डिजिट का आंसर 20.4 करेक्ट है, लेकिन अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेंगे तो आंसर बनेगा 20.43। जवाब दे बेटा। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपके सामने एक और शक्ल में लिखूं तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन की सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है? 18। और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 24। तो अगर मैं इसको लिखता हूं इस तरीके से, 18, 19, 20, 21, 22, आई थिंक 23 नहीं है बल्कि क्या है, 24 है। और फिर लगा दो फ्रीक्वेंसी। 18 कितनी बार डेटा में, 18 कितनी बार है, एक बार। 19 कितनी बार है, 2 बार। 20 कितनी बार है, एक बार। अच्छा उसके बाद 21 कितनी बार है, एक बार। 22 कितनी बार है, एक बार। 24 कितनी बार है, एक बार। तो इस तरह मैंने क्या किया, इसको ग्रुप से अनग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये कौन सी क्लास बन गई, ओपन क्लास बन गई। पता है ना आपको? जवाब दें।
सही है। और अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं 17 टू 20, 21 टू 24, जवाब देंगे 17 से 20 और 21 से 24। अब 17 क्यों लिया? इसलिए कि जब मैं 21 से 24 लूंगा तो उसमें 23 भी आएगा ना। तो नीचे वाले क्लास इंटरवल मैंने एक वैल्यू इजाफी काउंट की, तो मुझे ऊपर क्लास इंटरवल को बराबर करने के लिए एक वैल्यू इजाफी लगानी पड़ी। जवाब दें। ये कौन सी क्लास बन गई? क्लोज क्लास बन गई। 17 से लेके 20 तक जो वैल्यूज हैं उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 है। और 21 से लेके 24 तक जो फ्रीक्वेंसीज हैं कितनी है? 3 है। क्लास इंटरवल बनाया है, इसमें क्या समझ में ना आने वाली बात है? आपके सामने जिस तरह पहले भी क्लास इंटरवल बनाए थे, ठीक है, तो ये आपके सामने है। अब अगर आप इसका अर्थमेटिक मीन निकाल बैलेंस करने के लिए क्लास इंटरवल को, जरूर थोड़ी क्लास इंटरवल जो है डेटा की लोएस्ट वैल्यू से शुरू हो। मैंने आपको ये बात पहले समझा दी है कि इक्वल साइज के क्लास इंटरवल बनाने के लिए आप जो लोएस्ट वैल्यू उससे थोड़ा पीछे जा सकते हैं और हाईएस्ट वैल्यू उससे थोड़ा आगे आ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। तो अगर मैं 21 से 24 तक जाता तो 21 से 24 में 21 भी आता, 22 भी आता, 23 भी आता, 24 भी आता। कितनी वैल्यू जाती डेटा की बेटा? 4 हो जाती। तो जब नीचे 4 वैल्यू तो मैंने ऊपर भी 4 वैल्यू रख दी ताकि मेरा क्लास इंटरवल क्या हो जाए? इक्वल साइज का हो जाए। अब ये बात रिपीट होंगी, जो बातें ऑलरेडी जो है शुरू में आपको समझा दी जा चुकी। अच्छा, अगर आपको इसका निकालना है अर्थमेटिक मीन तो क्या करेंगे आप? पहले निकालनी पड़ेगी आपको मिड क्लास। तो 17 प्लस 20, 17 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आता है? 18.5। और उसके बाद 21 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, 22.5। फ्रीक्वेंसी 4 एंड फ्रीक्वेंसी 3। ठीक है जी। क्या करें? 18.5 को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें। क्या आंसर आया? 74। फिर उसके बाद 22.5 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें। क्या आंसर आया? 67.5। टोटल क्या जाएगा आपके पास? इसमें टोटल ऐड करें तो ये आंसर बन रहा है 141.5। थोड़ा सा आंसर में क्या आएगा? फर्क आएगा, क्योंकि वो हमने कुछ वैल्यूज का इसमें तब्दीली की है। 141.5।
लेकिन जब डेटा लार्ज होता है, जब लार्ज वैल्यूज क्या होती हैं उसमें शामिल होती हैं, तो उससे इन आंसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ता आपकी एवरेजेस के ऊपर। तो आपका सम आ गया 140 1.5। इसको डिवाइड करना है आपने किससे, 7 से। तो आंसर क्या आता है 20.21। 20.21 आंसर हो या 20.4 आंसर, तो आंसर तो इन टर्म्स ऑफ 20 आ रहा है आपके पास। हाँ जी बताइए। तो ये मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको एक ही चीज को मुख्तलिफ तरीकों से एक्सप्लेन करके दिखा दूं। समझे बेटा बात या नहीं समझे, जवाब दें। यानी मैंने एक ही डेटा को आपको 3 तरीकों से करके दिखा दिया। हाँ, एग्जाम में या प्रैक्टिस करते वक्त आपने वैसे ही सॉल्व करना जैसा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। तो यानी मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ही क्वेश्चन 3 तरीकों से आपके पास आपसे पूछा जा सकता है। अनग्रुप फॉर्म में, अनग्रुप विद ओपन क्लास, अनग्रुप विद क्लोज क्लास। क्लोज देखें ओपन क्लास है, ओपन क्लास को दोबारा हम अनग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस और नो बताइए। 18 कितनी बार है, एक बार। 19 कितनी बार है, 2 बार। 20 कितनी बार है, एक बार। तो ओपन क्लास तो क्लियरली बता रही है कि जो डेटा की एक्चुअल वैल्यूज हैं वो डेटा में कितनी बार एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो क्लोज क्लास है वो कह रही है 17 से लेके 20 तक 4 वैल्यूज हैं बस। 17 से लेके 20 तक जो है वो 4 वैल्यूज हैं। अब कौन सी 4 वैल्यूज है पता नहीं है। हालांकि इन रियलिटी 18 एक बार है, 19 2 बार है, और 20 एक बार है। लेकिन 17 से लेके 4 तक, 17 से लेके 20 तक वो 4 वैल्यूज कौन सी है क्लोज क्लास में दिखाई नहीं दे रहा। मतलब अगर आपको क्लोज क्लास दी हुई है तो उसको आप दोबारा अनग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ओपन क्लास दी हुई है तो ओपन क्लास को तो आप बड़ी आसानी से अनग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब क्लोज क्लास में एक्चुअल वैल्यूज की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। समझे मेरी बात। क्लोज क्लास में एक्चुअल वैल्यूज की इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आई हो ना। तो इसको आगे लेके चलते हैं मजीद। ये अर्थमेटिक मीन तो हमने कल भी सीख लिया था, दोबारा रिकॉल कर लिया। ठीक है, आपके सामने सेकंड डेटा दिया हुआ है, स्टडी टेक्स्ट का। और ये क्या है बेटा, ये आपको ग्रुप डेटा दिया हुआ है। फिर से मंथली सैलरी 5 एंड अंडर 10, 10 एंड अंडर 5 15, 15 एंड अंडर 20, 20 एंड अंडर 25। ये क्या है 5, ये 5 नहीं है, ऊपर रुपीज इन थाउजेंड लिखा हुआ है। ठीक है, 5000 से लेकर 10,000 से कम। तो बेटा 10,000 से कम वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इस देखा, मैं आपको कुछ बातें समझा रहा हूँ उसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। अगर मैं इस क्लास इंटरवल को इस तरह लिखूंगा तो गलती हो जाएगी। 5 to 9, 10 to 15,
10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, ठीक है जी, एंड 30 टू 34। ऐसे नहीं लिख पाऊंगा मैं इसको, क्यों तरह बताइए आप मुझे रीजन। ये अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूँ ना 5 एंड अंडर 10 और 10 से छोटी वैल्यू को मैं 9 अज्यूम करता हूँ, ये गलती है, क्योंकि इट इज व्हाट, इट इज 9000 और 10,000 से कम वैल्यू 9500 भी हो सकती है, 9999 भी हो सकती है। जवाब दें आप लोग मुझे। सही है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कंटिन्यूटी है बेटा, इसमें क्या है, कंटिन्यूटी है। तो जब आपको इस तरह दिया हुआ ना, तो फिर आपको क्लास डायरेक्ट क्या करनी है, क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्री की तरह बनानी है, यानी आपने इसको इस तरह बनाना है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, दोबारा से लिख रहा हूँ। तो फिर ये एक वक्त में क्लास इंटरवल भी होगा, फिर ये एक वक्त में क्लास बाउंड्री भी होगी। फाइव टू 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 and 30 to 35। ठीक है जी। और अब आप निकाल लेंगे इसकी मिड क्लास। मिड क्लास 5 प्लस 10 डिवाइड बाई 2। जवाब दीजिएगा, क्या आंसर आता है। 7.5। ठीक है जी, उसके बाद 12.5, उसके बाद 17.5, उसके बाद 22.5, उसके बाद 27.5, देन उसके बाद 32.5। ये तमाम आपको मिड क्लास मिल जाएंगी। बताइए आप लोग, क्या मिड क्लास तमाम की तमाम यही है। रिस्पॉन्स करें बेटा, क्या मिड क्लास तमाम की तमाम यही है। अब मैं कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बेटा, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करके। देखिए मैंने क्या लिखा, कैलकुलेटर पे क्या लिख रहा हूँ देखना जरा, 7.5 लिखा पहली मिड क्लास, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसकी फ्रीक्वेंसी से। अभी कोई इक्वल टू प्रेस नहीं करें, आप भी मेरे साथ जो मैं टाइप कर रहा हूँ स्क्रीन पर वो आप भी टाइप करें। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का साइन, 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस का साइन, फिर 17.5 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 18 प्लस का साइन, फिर उसके बाद 22.5 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 12 फिर प्लस का साइन, 27.5 मल्टीप्लाइड बाय 2
फिर प्लस का साइन, 32.5 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। इक्वल टू अगर आप प्रेस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, सम ऑफ एक्स कितना, 867.5। जवाब दे बेटा, क्या 867.5 सबके पास आंसर आ रहा है? और ये सम ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर है ना। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स को उतनी बार काउंट करो जितनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब ये फ्रीक्वेंसी का सम क्या है, डिवाइड कर दें और ब्रैकेट लगा दें। अगर आपको सम भी करना हो और डायरेक्ट आंसर भी चाहिए तो 2 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 1, तो ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी का सम भी हो जाएगा और सम होने के बाद डिवाइड हो जाएगा। हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, अर्थमेटिक मीन। तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन क्या आया, 17.35। जो एम्प्लॉइज हैं उनकी जो मंथली सैलरीज हैं वो कितनी है, 17.35। ठीक है, व्हाट इज इट 17.35? अच्छा, इसके लिए अगर एग्जामिनर आपको एवरेज तो है, इस एवरेज का नाम क्या, अर्थमेटिक मीन है ना। इस एवरेज का नाम तो अर्थमेटिक मीन है ना। अच्छा, फर्ज करें एग्जाम में आपको ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए दिया हुआ है ₹17,350, बी ऑप्शन दिया हुआ है ₹17.35, सी ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर आप किसको चूज करेंगे? इसका करेक्ट आंसर आप किसको चूज करेंगे? हाँ जी, किसको चूज करेंगे? बताइए। देखिए, मेजोरिटी लोग जो गलत आंसर दे रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर ए होगा बेटा, सिर्फ इसलिए कि सारी वैल्यूज रुपीज इन थाउजेंड में थी। तो अगर इस 17.35 वाले आंसर को रुपीज इन थाउजेंड में कन्वर्ट करें तो बनेगा 17,350, यानी सब वैल्यू में 1000 कॉमन लिया हुआ था। तो अगर आप 17.35 को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, तो आपका आंसर क्या बनता है, चेक करें, 17,350। तो हम कहते हैं जनाब ऑन एवरेज जो एम्प्लॉइज हैं उनको जो सैलरी मिलती है वो 17,350 मिलती है।
अच्छा, वैसे अगर आंसर 17.35 आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब मैंने रुपीज लिख दिया तो मतलब क्या हुआ, ये तो बन गया 17 रुपए 35 पैसे बन गए ना, बी ऑप्शन। अगर आगे मल्टीप्लाई बाय 1000 लिखा हो ऐसे करके, तो फिर तो बोथ ए एंड बी आंसर करेक्ट होगा ना बेटा। लेकिन आगे तो कोई मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा हुआ, तो मैं इसको 17.35 पढ़ूं या 17,350 पढ़ूं, आप बताइए मुझे। अब देखिए, ये वो मिस्टेक्स हैं एग्जामिनेशन में आई कैप के, जो हमारा सही आंसर आने के बावजूद भी हमें एक गलत आंसर की तरफ ले जाते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इस बात पे फोकस मत करें कि आपको चीजें आती हैं, इस बात पे फोकस करें कि आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना आता है कि नहीं आता। बाज दफा सही आंसर आने के बावजूद भी स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत ऑप्शन चूज करते हैं, जैसे आप में से मेजोरिटी ने भी किया। अब आप मुझे बताइए इसमें सही ऑप्शन कौन सा हुआ, ए ऑप्शन हुआ, क्योंकि सारी वैल्यूज रुपीज इन थाउजेंड में बताई गई हैं आगे। तो जो आपका अर्थमेटिक मीन आ रहा है बाजाहिर तो वो 17.35 आ रहा है, क्योंकि वो भी रुपीज इन थाउजेंड में। तो अगर इसको फुल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। 3 जीरो कॉमन लिए हुए थे इसमें से, 1000 रुपए कॉमन लिए हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं आपको समझ में आ रहे होंगे, ताकि आप गलतियां करने से बचें एग्जाम में। हाँ, अगर रुपीज ना लिखा होता तो फिर आंसर जो है वो ऑब्वियसली बी होता। अब फिर एग्जामिनर ये वाला फर्क नहीं करता आपके साथ, ठीक है। सही है बेटा, ओके। जी, आपके सामने सारी चीजें आ गई यहाँ पर। कोई इसमें मसला हो तो बताइए यहाँ तक। चलिए, अब आपके सामने एक और डेटा रख दिया आप, देखिए सब लोग डेटा। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक मीन पर है, ठीक है। डेटा देख रहे हैं बेटा आप लोग? 17.35 किस वजह से सही नहीं है, रिपीट इट प्लीज। 17.35 वैसे आंसर ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन जरा आप देखें ऑप्शन में एग्जामिनर अगर रुपीज लगा देता है, तो क्योंकि डेटा में आपकी तमाम वैल्यूज जो थी वो क्या थी, वो 5 जो था ना वो 5 नहीं था, वो 5000 था। और जो वो 10 था वो 10 नहीं था, वो 10,000 था। जब आपकी डेटा की सारी वैल्यूज जो है वो 1000 रुपीज में राउंड हुई हुई है, यानी सब में से 1000 कॉमन लिया हुआ है, और बिलाखिर आंसर में आके एग्जामिनर क्या करता है, उसको 1000 में लिख देता है, तो असल आंसर तो आपका 1000 में हुआ ना। कि 5000 से 10,000 तक सैलरी वाले कितने लोग थे, 10,000 से 15,000 तक, तो वो 10 नहीं था, वो 10,000 था, क्योंकि ऊपर रुपीज इन थाउजेंड लिखा हुआ था, ठीक है। क्लियर हुई बात आपको?
तो अब डेटा को अच्छी तरह रीड करें, ऊपर ₹1000 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। नाउ अब उसके बाद क्या करें बेटा, अब एक एक क्वेश्चन आप देख लें ये वाला, क्या लिखा हुआ है इसमें, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर हॉकी मैच। ठीक है, इस डेटा को समझा बराए मेहरबानी, ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हमारे लिए फिर डिफिकल्टी क्रिएट करती है। यानी मतलब एक मैच में कितने गोल स्कोर किए गए, इसको देखें। तो पहला वेरिएबल है 0, यानी एक मैच मतलब ऐसा मैच जिसमें दोनों तरफ से कोई भी गोल स्कोर नहीं हुआ टीम का, मतलब बगैर गोल स्कोर किए हुए मैचेस क्या हो गए, खत्म हो गए। तो हमारे टूर्नामेंट के अंदर 0 मैचेस वाले 0 गोल्स वाले कितने मैचेस थे, 8। यानी 8 मैचेस ऐसे हुए, 8 मैचेस ऐसे हुए जिसमें कोई टीम भी गोल ना कर सकी। यस और नो, क्या डेटा समझ में आता है आपको बेटा? मेन चीज है डेटा की समझ। अच्छा जी, एक गोल वाले मैचेस कितने थे, एक गोल वाले मतलब ऐसा मैच जिसमें एक ही गोल हुआ हो। एक गोल वाले कितने मैचेस थे, 7। 2 गोल वाले कितने मैचेस थे, 3। 3 गोल वाले कितने मैचेस थे, 1। और 4 गोल वाले कितने मैचेस थे, 1। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, मतलब मैं चाहता हूं कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर 20 मैचेस हुए हैं। तो इन 20 मैचेस में ऑन एवरेज मतलब ऑन एवरेज हर मैच में कितने गोल हुए हैं। तो जरा हिसाब लगा लेते हैं इसका। अब मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहा हूं फिर आपके सामने। हाँ भाई, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर आंसर इज व्हाट, 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर आंसर इज 0। यस, ऐसा ही है, पक्का ऐसा ही है। क्यों, क्यों ऐसा है? 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर आंसर इज 0, ऐसा क्यों है? 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर आंसर इज 0, ऐसा क्यों है? हाँ जी बताइए। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर आंसर इज 0 क्यों है? कल तो सिखाया था बेटा आपको, देखो अगर आप कहते हो 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 आंसर 0, उसका मतलब क्या है? 0 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब क्या हुआ, आपको 0 का सम चाहिए कितनी बार, 3 बार। 0 + 0 + 0, 3 बार 0 प्लस करो, आंसर क्या होगा, 0 ही होगा ना। सिंपल, कल तो समझाया था, मल्टीप्लीकेशन इज द फास्टर मोड ऑफ एडिशन। नहीं समझाया कल आपको? हालांकि कल समझाया और आप जवाब नहीं दे पा रहे आज भी फिर। एक स्टूडेंट ने जवाब दिया बस खाली, 0 को 0 से ऐड करें तो 0 ही बनेगा। गुड, जबरदस्त। ठीक है, अब देखिए इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं, हमें पता ही नहीं होती। ओके नाउ क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं डायरेक्ट। 0 × 8 प्लस 1 × 7 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 1 प्लस 4 × 1।
क्या आंसर आया आपके पास बेटा? 20। क्या आंसर आ गया बेटा? 20। 20 क्या है? 20 टोटल गोल्स हैं, टोटल ऑफ गोल्स है। ये टोटल 20 मैचेस में ओवरऑल 20 गोल्स हुए। तो अगर हम टोटल गोल्स को बांट दें 20 मैचेस में, तो पर मैच ऑन एवरेज क्या हुआ? 1 गोल हुआ। तो हमारा एवरेज क्या आ गया? अर्थमेटिक मीन आ गया कितना? 1 गोल पर मैच। वन गोल पर मैच। सही है, जवाब दें। तो इस तरह बेटा आपने जो क्वेश्चंस किए थे ना, उसको आप क्या करें, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें किस पर? कैलकुलेटर पर डायरेक्ट। कोशिश करें कागज को कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि आपसे क्वेश्चंस क्या हो, जल्दी जल्दी सॉल्व हो। तो क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इस तरीके से, जिस तरह मैं सॉल्व कर रहा हूँ डायरेक्ट कैलकुलेटर पर? इससे भी आसान तरीका होगा, लेकिन मैं भी आपकी आदत खराब नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ पहले आप फार्मूला सीख जाएं, फिर बाद में ऐसा होगा कि हम फार्मूले के बगैर भी आंसर निकाल रहे होंगे। ठीक है, जवाब दिया करें बेटा सब लोग। तो अभी भी अगर किसी ने होमवर्क नहीं किया, तो बराए मेहरबानी वो होमवर्क कर ले बेटा। सही है, कर लेंगे होमवर्क। तो अब कंप्लीट कीजिएगा इसको। और आज का टास्क क्या है आपका? आज का टास्क ये है कि आप अपने तमाम आंसर को कैलकुलेटर पे वर्कआउट करेंगे। चले मैं आपके सामने एक एक एग्जाम्पल और कर देता हूँ सॉल्व। आप देख रहे हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है आपको? प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहा है? क्या आप मुझे इसका अर्थमेटिक मीन निकाल के दे सकते हैं? 0 टू अंडर 100, 100 टू अंडर 200, 200 टू अंडर 300, 300 टू अंडर 400। तो ये भी क्वेश्चन आप एक ऐड कर लीजिएगा इसके अंदर, ठीक है? बाकी मैंने क्या बोला, होमवर्क में रिपीट करता हूँ। होमवर्क ये है कि जो तमाम क्वेश्चंस मैंने आपको कल दिए थे सॉल्व करने के लिए, उन तमाम क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली सॉल्व करें किस पर? कैलकुलेटर पर। सही है बेटा, हो जाएंगे सॉल्व क्वेश्चंस। बस ये बोलने जा रहा हूँ, ठीक है? बाकी बातें आपसे करते रहेंगे इंशाल्लाह। ओके, अभी इसको यहाँ पे स्टॉप करूंगा। अल्लाह हाफिज।